My fellow panelists, Dr. Vinay Chandra Banavati, distinguished guests, esteemed speakers, organizers from CMDR. I'm not taking names because I can take names of all those who are in the first seat or second seat, but let me save that time. Although it sounds good when we take names because we get connected also. I would surely take the name of the chairpersons and directors especially. So organizers from CMDR and their knowledge partner, collaborator, CES Bengaluru, especially Chairman CMDR, Professor Kailash Chandra Sharma ji, and the director, CES, Professor Girishan, and all the dear faculty colleagues from around this beautiful land of Karnataka, and also all other states across the nation who have come here, as well as research scholars, academicians, and maybe even socially concerned, thinking citizens of this country. सबको नमस्कार. कल से we are thinking what language to speak. I would say I wish again I knew Kannada, but I don't know that. So I'll have Hindi and English both, and try to have more Hindi because I'm sure maybe you can speak somewhat Kannada. So you can do that. And I believe if you understand English, I'm sure you can understand Hindi also. Because I've seen the language here, Vaibhav, Kalyan, all these words are basically Sanskrit words or which are there in Hindi as well as Kannada. So आप जितना समझ सकें उतना प्रयास करें. पहला जो सेशन था उसमें क्योंकि आपके कल्याण कर्नाटक की बात थी तो आप सब उससे आई थिंक उत्साहित भी थे और जानना चाहते थे और बोलना भी चाहते थे. परंतु उन सब समस्याओं का समाधान हम उन्हीं माध्यमों से नहीं खोज सकते जो अभी तक हम लोग पढ़ते और पढ़ाते रहे हैं. जब तक हम ये करते रहेंगे तो हम उनके समाधान भी नहीं खोज सकेंगे. जैसे एक यंग कलीग जिसको हमने चुप भी किया लेकिन वो समस्याएं बता रहा था शिक्षा पद्धति की. What is ailing education system? There is mass copying, there is no classes or all such issues. हम उनको पूरी तरह से नज़रअंदाज भी नहीं कर सकते, हम उनको एक तरफ भी नहीं कर सकते because they are important for us and we must know the ground reality. जो आज हमारा विषय है integrating Indian knowledge system into higher education. तो एक हिंदी कवि हो सकता है आपने नाम सुना हो, मैथिली शरण गुप्त ने 1960 में, सो यू कैन से ऑलमोस्ट 50-60 इयर्स बैक, जब हम लोग आज़ाद हुए थे, स्वतंत्र हुए थे, तब कुछ लाइन कही थी. वहीं से मैं शुरू करूंगी एंड आई एम श्योर वी बोथ आर गोइंग टू डेवलप अपॉन दिस. हम कौन थे, क्या हो गए और क्या होंगे अभी. हम कौन थे, क्या हो गए और क्या होंगे अभी. आओ मिलें, बैठें, विचारें हम सभी. बिकॉज ये हमको सोचना है, पहले ये विचार करना है हम कौन थे. जब हम ये विचार करेंगे हम कौन थे, तब इंडियन नॉलेज सिस्टम की हमको याद आती है, भारतीय सभ्यता की याद आती है, भारतीय संस्कृति की याद आती है, भारतीय ज्ञान परंपरा की याद आती है. क्या हो गए, तो पिछले लगभग 800 वर्ष, थोड़े से उससे ज़्यादा भी हो सकते हैं, उन 800 वर्षों में हमने किस प्रकार से विदेशी आक्रमणकारियों के आक्रमणों का मुकाबला किया. मैं ये नहीं कहूँगी सिर्फ सहे, जैसे कल डॉक्टर बजाज कह रहे थे हम सबके सामने, इट्स नॉट दैट वी वर जस्ट अटैक्ड एंड वी सरेंडर्ड. नो, वी फॉट ईच बैटल, वी फॉट ईच वॉर. तो किस तरह से हमने वो संघर्ष किया और उस संघर्ष के बाद उससे बाहर निकले, ये अभी समझने की बात है. क्योंकि ये अभी हमारे इतिहास का हिस्सा भी नहीं बना है और हमारी ज्ञान परंपरा का हिस्सा भी नहीं बन पाया है. क्योंकि ज्ञान परंपरा में एक बीच में कहीं ब्रेक आया है, उसको ब्रेक को समाप्त करना है और उसको फिर से जोड़कर आगे चलाना है. और फिर क्या होंगे अभी, तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति
NEP 2020, जिसको हम प्रायः नई शिक्षा नीति कह देते हैं, लेकिन वह मात्र नई शिक्षा नीति नहीं है, वह इस राष्ट्र के गौरव को फिर से पुनर्जीवित करने की नीति है। इसलिए वह राष्ट्रीय शिक्षा नीति है और उसको उस रूप में समझना चाहिए। हम कौन होंगे? ऐसे नागरिक बनेंगे जिन्हें अपने देश पर अभिमान है, जिन्हें अपनी परंपरा पर स्वाभिमान है, जिन्हें गर्व है अपने पूर्वजों पर, जिन्हें गर्व है अपनी विरासत पर, जिन्हें गर्व है अपने ज्ञान पर, जिन्हें गर्व है अपनी भाषा पर। जैसे अभी आप कह रहे थे, कल्याण कर्नाटक की बात करते हैं, माता कर्नाटक की बात करते हैं, तो हम सब में एक स्वाभिमान, गौरव का भाव भरता है। वही भाव पूरे राष्ट्र के लिए भी हो तो हम इस स्वतंत्र देश के सही नागरिक बनेंगे। और यह है आज़ादी का अमृत महोत्सव है। जैसे मुझे आज़ादी शब्द से थोड़ा सा कष्ट है इसमें, परंतु क्योंकि उसको अमृत के साथ जोड़ दिया है हमने, तो अब मान लिया है तो चलते हैं, नहीं तो आज़ादी भी लगभग वही उसी एक फेज़ का, एक समय का भाग मात्र है, जहाँ हम बहुत सारी भाषाओं को मिलाकर, जिसे गांधी जी हिंदुस्तानी कहते थे, जिसे मैं बहुत अच्छा नहीं मानती हूँ क्योंकि वो कोई भी भाषा हमारे पास नहीं रहती है, तो उस प्रकार से इन भाषाओं की शुद्धि भावों की शुद्धि से जुड़ी है, और भावों की शुद्धि हमारे चिंतन और मनन की शुद्धि से जुड़ी है। इसलिए इनको जोड़कर देखना है, और भारतीय ज्ञान परंपरा हमें इसका एक अवसर देती है। उस ज्ञान परंपरा को हम समझ सकें और फिर किस तरह से हम उसको अपने विभिन्न करिकुला में, विभिन्न पाठ्यक्रमों में, विभिन्न विषयों में, उन विषयों की पुस्तकों में, उन विषयों के भाषणों में, उन विषयों के वाद विवाद में किस प्रकार से इन सबको समाहित कर सकें, यह आज का हमारा उद्देश्य है। क्योंकि अभी कल थोड़ा सा तो उत्तर दे दिया था पुष्पा जी ने, लेकिन कल जो प्रतिभा जी ने पूछा था, और शायद जोशी जी पहले ही उसका जवाब दे चुके थे, जो उन्होंने पूछा था ये कैसे होगा, ये कैसे होगा? पहले हम इसका ज्ञान प्राप्त करेंगे, क्योंकि शिक्षकों की ये जो पीढ़ी है हमारे सामने, उनसे हम अनायास अगर ये आशा करें कि वो कल से भारतीय ज्ञान परंपरा को पढ़ाना शुरू कर देंगे या भारतीय ज्ञान परंपरा को अपने पाठ्यक्रम में समाहित करना शुरू कर देंगे, तो ऐसा कभी नहीं हो सकता, क्योंकि उन्होंने उस ज्ञान को पढ़ा ही नहीं। हम जैसे शिक्षकों ने उस ज्ञान को पढ़ाया भी नहीं, क्योंकि अगर मैं बात करूं तो हम 2 पीढ़ियां तो यहाँ बैठे ही हैं, कम से कम 3 भी हो सकती हैं। तो जिस पीढ़ी ने पढ़ा नहीं, उस पीढ़ी को पढ़ाने का अधिकार भी नहीं है और ज्ञान भी नहीं है। इसलिए जो बात जोशी जी ने कही थी कि हमें बहुत सारे वर्कशॉप्स, बहुत सारे ट्रेनिंग प्रोग्राम्स इसके लिए प्रारंभ करने होंगे, ताकि पहले ज्ञान परंपरा का ज्ञान तो दें। ये ज्ञान परंपरा है क्या? मोटे तौर पर हम कह देते हैं, लेकिन उससे विस्तार में भी जाने की आवश्यकता है और कहाँ उसको समाहित करने की आवश्यकता है। समय की कमी है, लेकिन फिर भी बातों के लिए समय कभी कम भी नहीं होता। तो मैंने ये सोचा था, और अभी मैंने विनय जी से पूछा तो उन्होंने भी यही कहा कि मैंने अपनी प्रेजेंटेशन के 3 भाग रखे हैं। क्यों भारतीय ज्ञान परंपरा हमें समझनी चाहिए और फिर उसे पाठ्यक्रमों में समाहित करना चाहिए। Why should we really understand this? Why should we do this? What? और अगर हम ये कन्विंस हो जाते हैं कि हमें ये करना चाहिए, तो फिर क्या करना चाहिए? ये ज्ञान परंपरा है क्या? इस ज्ञान को हम कहाँ से खोजें और इस ज्ञान को हम कहाँ से लाएं और सहेजें, और फिर अगली पीढ़ी के लिए उसको कैसे ट्रांसफ़र करें, कैसे हस्तांतरित करें? वो तीसरा प्रश्न है, हाउ, कि इस काम को हम कैसे करें। और आज हम बात तो इस काम को कैसे करें के लिए एकत्रित हुए हैं, लेकिन जब तक हम ये नहीं जानते कि वो क्या है और वो कैसे किया जाना चाहिए और क्यों किया जाना चाहिए, क्योंकि ये पीढ़ी जो अब आपके सामने है, जैसे अभी कुछ यंग बच्चे प्रश्न पूछना चाहते थे और मुझे बुरा लगा कि हम उनके प्रश्न नहीं पूछ पाए, क्योंकि वो प्रश्न तो आवश्यक है। भारतीय ज्ञान परंपरा का सबसे महत्वपूर्ण भाग तो कौतूहल है, जिज्ञासा है, प्रश्न पूछने की स्वतंत्रता है। तभी तो नचिकेता मृत्यु के देव से भी प्रश्न पूछ सका कि क्यों मेरे पिताजी ने ऐसा किया, क्यों मुझे यहाँ आना पड़ा, क्या है मृत्यु। अगर ये प्रश्न पूछने का अधिकार नहीं होगा तो फिर हम इस ज्ञान परंपरा को समझ ही नहीं सकते। इसलिए प्रश्नों को तो हमें उत्साहित करना पड़ेगा। और जो अब इस अवस्था में मैं कह सकती हूँ, क्योंकि 40-42 साल मैंने शिक्षण में लगा लिए हैं, मैं कह सकती हूँ केवल वह शिक्षक प्रश्न मना करता है जिसको अपना विषय नहीं आता,
और विषय क्यों नहीं आता? क्योंकि हमने उस विषय को ऊपरी तौर पर पढ़ा है, कई बार दूसरी भाषा में पढ़ा है, कई बार ऊपरी तौर पर पढ़ा है, और क्योंकि वो हमारे पर्यावरण से, हमारे वातावरण से, हमारी चिंतन परंपरा से, हमारी जीने की शैली से जुड़ा हुआ नहीं है, इसलिए उसको हम बहुत अच्छी तरह समझ भी नहीं पाते। इसलिए जब बच्चा प्रश्न पूछता है, और हो सकता है उसका प्रश्न कभी आपको एक नए सिद्धांत का आधार दे दे, कभी उसका प्रश्न आपको एक नई प्रमेय बनाने के लिए भी आधार दे दे, परंतु हम उस प्रश्न को उस रूप में कभी नहीं लेते। और ये हमारी ही ज्ञान परंपरा है जहाँ ये कहा गया है कि प्रश्न और जिज्ञासा में अंतर होता है, प्रश्न और कौतूहल में अंतर होता है। प्रश्न वो होता है जिसका उत्तर हम जानते हैं, तो ये प्रश्न नहीं है बच्चों के, ये उनकी जिज्ञासा है। और जिज्ञासा या कौतूहल वो है जिसका उत्तर हमारे पास नहीं है। इसीलिए अच्छा शिक्षक ये भी कह सकता है कि मुझे इसका ज्ञान नहीं है। हो सकता है आप मुझे आज बताएं, कल या हफ्ते में या 7 दिन में, 10 दिन में मैं आपको इसका उत्तर देने का प्रयास करूंगी। वह उत्तर होना चाहिए किसी भी अच्छे शिक्षक या अच्छे विद्वान का। और इसीलिए कल, इस समय यहाँ नहीं है उमेश जी, पर उन्होंने बात की थी कि पहले दर्शन हमारे मस्तिष्क में होता है, एक पक्ष प्रतिपक्ष आता है, और वहीं से फिर ज्ञान की परंपरा आरंभ होती है। और यूजीसी का ध्येय वाक्य है सा विद्या या विमुक्तये। CMDR का भी ध्येय वाक्य मैं देख रही हूँ, वही है सा विद्या या विमुक्तये। लेकिन इतने वर्षों तक जो विद्या हम पाते रहे और जो विद्या हम देते रहे, वो केवल बांधती है हमको, मुक्त किसी भी चीज़ से नहीं करती। ना उसने हमें अज्ञान से मुक्त किया, ना उसने हमें भय से मुक्त किया, ना उसने हमें अपनी दासता की मनोवृत्ति से मुक्त किया, ना उसने हमें इस प्रकार के जिज्ञासाओं कौतूहलों से मुक्त किया, क्योंकि इनके उत्तर तो हमें मिलते ही नहीं हैं, ये पूछने की हमको अनुमति भी नहीं होती। तो फिर हम ये विद्या जो इतने वर्षों तक दे रहे थे, वो विद्या वस्तुतः क्या दे रहे थे, यह प्रश्न है। और राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 ये बात करती है कि हम ऐसे युवा बनाना चाहते हैं, कि युवा हमारे देश की थाती है, ऐसे युवा बनाना चाहते हैं जिनमें स्वाभिमान हो, जिनमें अपने देश के लिए अच्छे भाव, गर्व के भाव हों, और राष्ट्रभक्ति की भावना भी हो। और आज़ादी का अमृत महोत्सव इनकी बात करता है। आप सबको याद होगा, हमारे माननीय प्रधानमंत्री ने 15 अगस्त को पंचप्रण करने के लिए कहा था। वो पंचप्रण इस ज्ञान परंपरा से जुड़े हुए हैं। क्यों हमें अपनी ज्ञान परंपरा का ज्ञान होना चाहिए? वो पंचप्रण क्या हैं? सबसे पहले उन्होंने तो विकसित भारत का लक्ष्य कहा था कि ये लक्ष्य रखें, और भारत को यदि आपने विकसित करना है तो भारत को अपनी ज्ञान परंपरा के आधार पर विकसित हुए समाधानों से ही आप भारत को विकसित कर सकते हैं। अमेरिका हमको क्या समझा रहा है, ब्रिटेन हमको क्या समझा रहा है, जर्मनी से हम क्या ले सकते हैं, उसे छोड़कर यदि हम अपनी समस्याओं के समाधान अपनी ज्ञान परंपरा में, जैसे थिंक लोकली एंड एक्ट लोकली की बात हुई थी, पूरी तरह से हम स्थानीय तो नहीं हो सकते, क्योंकि अब हम ऐसे विश्व में रह रहे हैं जिसकी कल्पना हमारे पूर्वजों ने तब की थी जब ये कहा था अयम निजः परोवेति गणना लघुचेतसाम उदार हृदयानाम तु वसुधैव कुटुंबकम। अब हम वस्तुतः पूरे विश्व को, पूरी पृथ्वी को एक कुटुंब के रूप में देख सकते हैं, क्योंकि अब वह संबंध हमारे हो गए हैं, भारतीय वहाँ चले गए हैं। इसलिए अब यह और भी आवश्यक है कि हम अपनी भूमि को, अपनी पृथ्वी को संभालें, उस पर स्थायी भी रहें। लेकिन जो हवाएं बाहर से आ रही हैं, उन हवाओं से बच भी नहीं सकते, और यदि हम उन हवाओं से बचने का प्रयास करेंगे तो फिर से हम कहीं पिछड़ जाएंगे। लेकिन उन हवाओं को सोच समझकर, जैसे हम फिल्टर करते हैं गंध को, उसी तरह से सोच समझकर उन हवाओं को हमें अपने तक आने देना है। लेकिन ज्ञान कभी भी बंधता नहीं है, और इसलिए ज्ञान को हम स्फीयर्स में बांट भी नहीं सकते। यह भी सही नहीं है कि वी डिस्ट्रीब्यूट दैट और डिवाइड दैट इनटू हेमिस्फीयर्स, वह भी आवश्यक नहीं है। परंतु सोच समझकर जो ग्रहण करना है, हमारे यहाँ, मुझे नहीं पता हिंदी में एक कहावत है, कन्नड़ में ज़रूर होगी उस तरह की कोई कहावत, जिसमें कहते हैं कि थोथी थोथी को उड़ा देना चाहिए और जो गहन बात है उसको सहेज लेना चाहिए।
तो वही हमको इस ज्ञान के विषय में भी और इस समय के वैश्विक ज्ञान के विषय में भी करना है। लेकिन भारतीय ज्ञान परंपरा क्यों हमें जाननी आवश्यक है? क्योंकि गुलामी के हर अंश से, दासता के हर अंश से यदि हम मुक्ति चाहते हैं तो फिर इस ज्ञान परंपरा को समझना और पाश्चात्य ज्ञान को सोच समझकर, छानबीन कर ग्रहण करना हमारे लिए आवश्यक है। अपनी विरासत पर गर्व भी तभी हो सकता है जब हम ये जाने तो सही कि हमारी विरासत क्या है वस्तुतः है, और वो कितनी गहन है, कितनी समृद्ध है, कितनी धनाढ्य है, ये उसको पहचाने, कितनी रिच लीगेसी वी हैव, वह आवश्यक है। फिर एकता और एकजुटता तभी हो सकती है जब हम उस ज्ञान परंपरा से जुड़ेंगे, क्योंकि वह ज्ञान परंपरा विभाजन नहीं करती। यह अंग्रेजी शासन और उससे पहले का जो मुस्लिम शासन था, उन्होंने अपनी आक्रमणों की सुविधा के लिए और अपने प्रशासन की सुविधा के लिए इस देश को विभिन्न प्रदेशों में विभाजित किया, और इस तरह से विभाजित किया कि उसका बहुत लॉजिक कहीं नहीं दिखाई देता। इसलिए जब अंग्रेज आए तो उन्होंने अपनी तरह से प्रेसिडेंसीज बना दी विच हैड नो कनेक्ट इन फैक्ट, और फिर हमने आज़ादी के बाद कभी भाषा के आधार पर, कभी संस्कृति के आधार पर फिर से राज्यों का पुनर्गठन किया। लेकिन सोचना चाहिए, क्या राज्यों का पुनर्गठन इन्हीं आधारों पर होना चाहिए? यह प्रश्न मैं छोड़ रही हूँ, और अपनी ज्ञान परंपरा के आधार पर आप उसका उत्तर बाद में खोजने का प्रयास करें, क्योंकि इन जो समाज वैज्ञानिक विषय होते हैं उनके कोई रेडीमेड आंसर्स नहीं होते, ऐसे उत्तर नहीं होते जो मैंने दे दिया और आपने मान लिया, क्योंकि फिर आप उस पर प्रश्न उठा सकते हैं, उस पर जिज्ञासा भी हो सकती है और उससे और बेहतर समाधान भी निकल सकता है। जैसे अगर मुझे सही याद है तो बाबा साहेब अम्बेडकर ने जिस समय संविधान निर्माण के समय कहा था, आर्टिकल 370 पर भी कहा था, वो हो गया है जो उन्होंने उस समय कहा था कि ऐसा अनुच्छेद संविधान में नहीं होना चाहिए। और फिर राज्यों के लिए कहा था कि राज्यों के पुनर्गठन का आधार भाषा नहीं होनी चाहिए, राज्यों के पुनर्गठन का आधार प्रशासनिक सुविधा होनी चाहिए। एक्सेस टू द कैपिटल, एक्सेस टू द अथॉरिटी, एक्सेस टू द एडमिनिस्ट्रेशन फॉर एवरी इंडिविजुअल, दैट इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट। अगर हम वो नहीं करते हैं तब ये पिछड़े प्रदेशों में पिछड़े क्षेत्रों की समस्याएं उभर कर आती हैं। तो मैं आशा करती हूँ कि अगर आप भारतीय ज्ञान परंपरा को समझेंगे तो कुछ वर्षों के बाद ऐसे समाधान निकाल पाएंगे, क्योंकि कल्याण कर्नाटक भी यदि हम उन्हीं विदेशी पैमानों पर करेंगे कि ग्रोस एनरोलमेंट रेशो क्या है, जीडीपी क्या है, जीएनपी क्या है, एट्सेट्रा एट्सेट्रा, तो हम उसका समाधान सच में नहीं खोज पाएंगे। तो आप अपनी यार्ड स्टिक्स भी बनाएं। जैसे जब हमने नैक की एक्रेडिटेशन शुरू की थी तो मैंने कहा था कि ये विदेशी यार्ड स्टिक्स लगाकर या विदेशी पैमाने बनाकर हम अपने देश की सफलता असफलता देखने का प्रयास करेंगे तो हम सही प्रयास नहीं करेंगे। और इसलिए अब हमें ये सोचना चाहिए कि कौन से पैमाने हम पर सही उतरते हैं, हमारे कौन से उद्देश्य होने चाहिए। अमेरिका, ब्रिटेन, चाइना, सभी को उसमें शामिल कर लेती हूँ। उनके लिए तो ये आवश्यक था कि वो एक्रेडिटेशन और ग्रेडिंग करते, क्योंकि उन्हें विदेशी छात्रों को आकर्षित करना था, विदेशी छात्रों को आकर्षित करके उनसे पैसा भी लेना था। They got rich by that. That was another kind of neo-colonial relationship. लेकिन भारत ने तो अभी तक एजुकेशन को कंज्यूमर की दृष्टि से या वाणिज्य और व्यापार की दृष्टि से देखा ही नहीं था। यहाँ के महाविद्यालय, विश्वविद्यालय खाली भी नहीं थे, बल्कि ये होता था, हमने तो जो अपनी युवावस्था में देखा था कि बहुत सारे बच्चे बाहर रह जाते थे, तो उनके लिए हमें ग्रेडिंग नहीं आवश्यक थी, क्वालिटी की आवश्यकता थी। और वो क्वालिटी आप देखेंगे तो बाद में ग्रेडिंग ने भी प्रूव किया है। जिन विश्वविद्यालयों या महाविद्यालयों को हम अच्छा मानते थे वो अच्छे ही निकले बाद में भी। तो एक सटल ग्रेडिंग अपने आप हो जाती है अगर आप गुणवत्ता की बात करते हैं, क्वालिटी की बात करते हैं, और वह उद्देश्य हमें होना चाहिए। थोड़ी सी बस बात और कहूँगी, क्योंकि यदि हम व्यक्ति का सर्वांगीण विकास चाहते हैं, यदि हम सच में मूल्यों पर आधारित शिक्षा देना चाहते हैं, यदि हम सच में मूल्यों पर आधारित नागरिकों का निर्माण करना चाहते हैं, तो हमें भारतीय ज्ञान परंपरा पर आधारित शिक्षा रखनी होगी। क्योंकि अब दो बातें सिर्फ कहूँगी, जब आप नौकरी में आते हैं तो आपको एथिक्स पढ़ाने पड़ते हैं, एथिक्स इन गवर्नेंस, एथिक्स इन हायर एजुकेशन,
ये बात हम करते हैं तो कहीं ना कहीं हमारी संस्कृति और सभ्यता की कुछ कमज़ोरी भी हमारे सामने आती है। यानी परिवार वह गुण नहीं दे पाया जो उसे देने चाहिए थे, शिक्षा भी वह गुण नहीं दे पाई जो उसे देने चाहिए थे। और हम जब अधिकारियों को ट्रेनिंग IIPA में देते थे तो मुझे याद है कई अधिकारी हमसे पूछते थे कि मैम वो कौन सी क्वालिटीज़ हैं जो अब आप हमें पढ़ाएंगे। Weren't they supposed to be taught to us when we were kids? And there was nobody to teach us that. माता पिता भी भागदौड़ में थे और शिक्षक भी शायद भागदौड़ में थे, दोनों ही भागदौड़ में थे। सफलता की भागदौड़ थी, प्रगति का अंधा अनुकरण था, लेकिन उन सब ने जो हमारे सामने रखा वो ऐसे युवा बने जिन्हें गुणों को बताने वाला कोई नहीं था। जबकि भारतीय विद्या की अगर हम परिभाषा कहें तो विद्या ददाति विनयम, और जिस शिक्षक में विनय नहीं हो वो बच्चों को विनय कहाँ से सिखाएगा। विद्या ददाति विनयम विनयात याति पात्रताम, और योग्यता भी आपकी विनय के बिना है तो वो योग्यता नहीं है, विनय के साथ होनी चाहिए। एंड पात्रत्वात् धनम आपनोति, आप ऐसे ही पैसा नहीं कमाने लग जाते, ऐसे ही धन नहीं कमाने लग जाते। पहले आपको शिक्षित होना है, फिर योग्य होना है, और योग्य होने से पहले भी विनयी होना है। फिर जो धन आप कमाएंगे, धनार्जन करेंगे, तब आप जीवन के 2 अन्य उद्देश्य जिनको हम इसके साथ जोड़ते हैं, धर्म और मोक्ष की प्राप्ति कर सकेंगे, उस मार्ग पर चलेंगे। धर्म भी यदि आप इन गुणों के बिना अनुसरण करते हैं तो आप उसको नहीं समझ पाते। इस बात को भारतीय ज्ञान परंपरा हमारे सामने लाती है, वह समझना आवश्यक है। अब ये ज्ञान परंपरा है क्या? ज्ञान परंपरा वैसे तो हम लोग सब कहते हैं संपूर्ण वैदिक वांग्मय, रामायण, महाभारत, पुराण, स्मृति ग्रंथ, दर्शन, धर्म ग्रंथ, काव्य, नाटक, व्याकरण, ज्योतिष शास्त्र। अच्छा, समय हो गया? अभी तो मैंने वाई की बात की थी, तो मैं जल्दी से फिर बताती हूँ। ये सब जो ग्रंथ हैं ये हमारी ज्ञान परंपरा हमारे सम्मुख लाते हैं। और जैसा मुंडक उपनिषद में कहा है, विद्या 2 प्रकार की है, पराविद्या और अपराविद्या। आधुनिक काल की शिक्षा में, विद्या में हम ये भूल गए हैं। पराविद्या वह जो इस संसार से हमें परिचित कराती है, दिस वर्ल्डली नॉलेज। अपराविद्या जो माइथोलॉजिकल, स्पिरिचुअल, दूसरे विश्व को नहीं कहते हम उसको, दूसरा विश्व तो नहीं कहते, लेकिन एक जीवन है जो हम मानते हैं कि इस जीवन से भी परे है। वो योग के माध्यम से, वो अध्यात्म के माध्यम से, वो धर्म के माध्यम से हम जानने का प्रयास करते हैं, वह अपराविद्या है। और इन दोनों का पर्याप्त महत्व जीवन में होना चाहिए और शिक्षा में होना चाहिए। लेकिन वर्षों हम यही पढ़ते चले आए कि हमारा इतिहास तो सारा का सारा माइथोलॉजी है, दे आर मिथ्स। तो मिथ है तो वो इतिहास नहीं है और उससे आदर्श हम ग्रहण नहीं कर सकते, या वो केवल काल्पनिक आदर्श हैं। तो जब हम इन दोनों अंतरों को जान जाएंगे तो हम बाकी जीवन में जो ज्ञान के और अंतर हैं उनको भी समझ पाएंगे। और इसलिए मैं सिर्फ अब शॉर्ट में आपके सामने कहूँगी ये क्या है। अर्थशास्त्र में चाणक्य कहते हैं हमको 4 प्रकार का ज्ञान चाहिए। आन्वीक्षिकी, जिसको हम प्रायः विज्ञान से जोड़ते हैं, खोज से जोड़ते हैं, तो विज्ञान हमें सबको जानना चाहिए, आन्वीक्षिकी। उसके बाद त्रयी की बात वो करते हैं जो वेदों में मिलने वाली परंपरागत ज्ञान सामग्री है, वह त्रयी भी हमें अवश्य जाननी चाहिए। तीसरा कहते हैं वो वार्ता जो आजकल हम इकोनॉमी जिसको कहते हैं, अर्थव्यवस्था कहते हैं, वेल्थ जनरेशन कहते हैं, किस प्रकार से व्यक्ति समृद्ध हो और किस प्रकार से समाज समृद्ध हो और किस प्रकार से राष्ट्र समृद्ध हो, वह वार्ता का हिस्सा है। और चौथा दंड नीति, जिसको हम आजकल राजनीति भी कहते हैं, विधि शास्त्र भी कहते हैं, और अब तो हम उससे आगे चले गए न्यायिक शास्त्र भी कहते हैं और दंड शास्त्र भी कहते हैं। फोरेंसिक भी आ गया है अब उसी में, तो बहुत सारे शब्द उससे जुड़े हुए हैं। परंतु ये 4 प्रकार का ज्ञान हर व्यक्ति को आवश्यक है। आन्वीक्षिकी, विज्ञान, त्रयी ज्ञान, वार्ता, आर्थिक समृद्धि
और दंड नीति किसी समाज और राष्ट्र को किस प्रकार से ठीक प्रकार से शासन करना चाहिए, और वह शासन सदैव धर्म और नीति के आधार पर होना चाहिए, यह हमारी ज्ञान परंपरा कहती है। मैकियावेली की तरह नहीं कहती है कि डोंट फॉरगेट अबाउट एथिक्स, you only need to succeed, you only need to have power, you only need to sustain power. It's not that. और इसलिए वर्षों से हम गलत बच्चों को पढ़ाते चले आ रहे हैं कि मैकियावेली जैसा एक चिंतक भारत में भी है जिसको हम कौटिल्य कहते हैं। ये बिल्कुल गलत कंपैरिजन है, क्योंकि ना उनके समय एक हैं, ना उनके विचार एक हैं, और ना उनके विचारों की समृद्धि एक है या धनाढ्यता एक है। इसलिए इस प्रकार के हमको तुलनाएं नहीं करनी चाहिए, वह ज्ञान परंपरा के साथ अन्याय करते हैं। और फिर ये हमें कहाँ मिलती हैं? हम बार बार बात करते हैं आजकल, पहले हम 16 कलाएं सुना करते थे, लेकिन अब वो 18 कलाएं हो गई हैं। और राष्ट्रीय शिक्षा नीति कहती है 18 कलाएं और 18 विद्या और 64 कलाएं। विद्या और कला अलग है, तो 18 विद्या और 64 कलाएं। और इनकी बात अगर हम करें तो 4 वेद, 6 वेदांग, इतिहास जिसमें रामायण महाभारत पुराण, दर्शन, धर्मशास्त्र और न्याय, यह तो हुई हमारी 14 कलाएं जिनकी हम पहले बात करते थे। और फिर साथ में 4 उपवेद इसमें जुड़ गए हैं। यानी जब भारतीय ज्ञान परंपरा के समाहित करने की आप बात करेंगे तो इन सब ज्ञान परंपराओं को, इन सब ग्रंथों को और इन सब ज्ञान के स्रोतों को आपको समझना होगा। और फिर 4 उपवेद जुड़े, उसमें आयुर्वेद, जो आयुर्वेद नाम से ही लगता है वेलबींग का शास्त्र है, मानव के अच्छे स्वास्थ्य की मंगल कामना का शास्त्र है वो। और धनुर्वेद जिसको आर्चरी या शास्त्र विद्या भी कह सकते हैं, गंधर्व वेद जिसको आजकल हम फाइन आर्ट्स कहते हैं, जिसमें डांस, म्यूज़िक, परफॉर्मिंग आर्ट्स आते हैं। और फिर उसके साथ साथ स्थापत्य वेद जिसको हम आजकल आर्किटेक्चर कहते हैं, और जो वस्तुतः आवश्यक भी है, लेकिन हमने वो सब अपने भुला दी। ट्रेडिशनल नॉलेज, एक प्रकार के घर बनाने शुरू कर दिए। अमेरिका, जर्मनी ने यदि शीशे के घर बनाए तो हमने भी शीशे के घर बनाने शुरू कर दिए, सोचे बगैर कि ये घर हमारे लिए उपयुक्त नहीं है। तो स्थापत्य भी स्थानीय ज्ञान परंपरा पर ही आधारित होना चाहिए, वो जो ट्रेडिशंस भी हो सकते हैं। और इसलिए अब उन कलाओं का नाम मैं वैसे लेना चाहती थी, क्योंकि 64 कलाएं यदि आप समझ लेते हैं तो उसके बाद कोई स्किल बचती नहीं जो उनसे बाहर होती है, और वह स्किल्स इस देश में सम्मान के योग्य हों। क्योंकि विदेशी आक्रमणों का एक प्रभाव जो हमारी शिक्षा व्यवस्था पर हुआ, ये हुआ कि हमने मान लिया जो वाइट कॉलर्ड जॉब्स हैं, यानी जो ज्ञान से जुड़े हुए हमारे व्यवसाय हैं, वह तो सम्मान के योग्य हैं, लेकिन जो ब्लू कॉलर्ड जॉब, जो कलाओं से संबंधित थे, जिनको हम स्किल्स कहते हैं, हैंडीक्राफ्ट्स कहते हैं, जो इस देश को समृद्ध और सोने की चिड़िया बनाने में उतने ही महत्वपूर्ण थे जितना ज्ञान था, वह सब हमने सेकेंडरी मान लिए। इसलिए IITs तो हमारे लिए बहुत अच्छे संस्थान हो गए, लेकिन ITIs सेकेंड रेट हो गए। तो जो ITI से निकल के आए, ना हम उन पर विश्वास करते थे, ना वो स्वयं पर विश्वास करते थे। इसलिए जो ITI से निकला वो बेकार युवक हो गया या युवती हो गई, IIT से निकले वो बाहर चले गए क्योंकि उनकी बाकी विश्व को भी आवश्यकता थी। और हम लोग इन दोनों के बीच में ऐसे युवाओं के साथ रह गए जो अपनी कलाओं पर गर्व नहीं करते थे, विद्या उन्हें मिल नहीं रही थी। और अंततः इसलिए प्रधानमंत्री जी जो बार बार कहते हैं कि तुम क्या कर सकते हो, और वो कहता है मैंने BA किया और MA किया, उसके बावजूद क्या कर सकते हो ये उसको पता नहीं है। यह हमारी ज्ञान परंपरा से एक भिन्न बात है। तो संक्षेप में यदि मैं बताऊं तो ये बातें, लेकिन इसके अतिरिक्त भी बहुत सारे शास्त्र हैं जो हमारे साथ, व्याकरण जो भारत की सबसे समृद्ध परंपरा है, क्योंकि हमारी भाषा सटीक इसीलिए है क्योंकि व्याकरण है, और व्याकरण उसको सही उच्चारण के साथ सही अर्थ भी प्रदान करती है। उच्चारण बदलते ही अर्थ का अनर्थ भी हो जाता है या अर्थ बदल भी जाता है। ऐसे ही ज्योतिष शास्त्र बहुत वर्षों तक कहते रहे कि ये ढपोल है या दिस इज़ ऑल मिथिकल, दिस इज़ ऑल हाइपोथेटिकल, लेकिन वह एक विज्ञान है, यह अप्रूव हो गया है, एस्ट्रोनॉमी। और साथ ही साथ जो हमारे बहुत सारे स्मृति ग्रंथ हैं, उनमें नीति और सदाचार की बातें हैं जिन्हें हम भूल गए हैं और जो बच्चों तक जानी चाहिए।
अब मैं समय क्योंकि कम है, लेकिन यदि मंत्र आप वेदों के देखेंगे तो वो ऋषियों ने जीवन देखकर और जीवन में अनुभव कर वो मंत्र बनाए थे और बहुत छोटी से वाक्य में बहुत बड़ी बात कहने की क्षमता रखते हैं। और यदि हम उन्हें देखेंगे, वो हमारी कहावतों का भी हिस्सा हैं, मुहावरों का भी हिस्सा हैं, जीवन शैली का भी हिस्सा हैं, लेकिन उन्हें जीवन में उतारना हमारे लिए आवश्यक है। और जैसा आप सब कह रहे थे, तो अध्यात्म रामायण यहाँ भी, कंबा रामायण कहीं तमिल में है, कहीं कन्नड़ में है, कहीं तेलुगु में है, इन सब के रूप भी छपे हैं, वहाँ से हम ये ले सकते हैं। फिर धर्मशास्त्र जो हैं वो आचार व्यवहार इनकी बात करते हैं, इतना तो हम जानते हैं, लेकिन वो इससे आगे भी बात करते हैं। आचार सिखाते हैं आपको, व्यवहार सिखाते हैं। आचार अपने साथ है, व्यवहार दूसरों के साथ है, और यदि व्यवहार में गलती हो तो प्रायश्चित भी सिखाते हैं, क्योंकि कोई भी गलती ऐसी नहीं होती जिसका प्रायश्चित नहीं हो सकता। तो आप गिल्ट से मुक्त हो सकते हैं, और प्रायश्चित सिखाते हैं, और प्रायश्चित के बाद दंड आता है। लेकिन आधुनिक दंड परंपरा में आप देखेंगे तो प्रायश्चित का लगभग अर्थ समाप्त हो जाता है, एंड जिससे भी कोई गलती हुई इसको हम पहले ही दोषी मान लेते हैं। इसको बदलना है। इतिहास और पुराण पर अभी मैं नहीं जाऊंगी, लेकिन जो हमारे षड दर्शन हैं, न्याय, वैशेषिक, सांख्य, योग, पूर्व मीमांसा, उत्तर मीमांसा, ये वह दर्शन हैं जिनमें प्रकृति भी है, मैटर भी है, जिसको हम आजकल वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखते हैं। और बहुत ही मेटेरियलिस्टिक दर्शन भी हमारे थे, जिनमें चारवाक और लोकायत थे। तो जो लोग ये कहते हैं कि भारत में मेटेरियलिज्म या मैटर को समझने की क्षमता नहीं थी, ऐसा नहीं है। भारत ने उसको भी देखा, उसके बाद उसको रिजेक्ट किया, क्योंकि चारवाक दर्शन या लोकायत दर्शन इतने मेटेरियलिस्टिक थे, उससे आप एक अच्छे समाज का निर्माण नहीं कर सकते। जो आजकल क्रेडिट कार्ड्स की थियरी है, वह चारवाक दर्शन था। यावत जीवेत सुखम जीवेत, ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत, यह उसका दर्शन था कि आप जब तक रहें सुखी रहें, चाहे आपको ऋण लेकर ही घी पीना पड़े। तो आजकल नया घर, नई कार, नई डिग्री आप क्रेडिट कार्ड से लोन लेकर ले लेते हैं, फिर उसको उतारने की क्षमता होती है कि नहीं है। मुझे लगता है ये हमें सोचना चाहिए, क्योंकि संतोष तभी आएगा जब आप इस ज्ञान परंपरा को समझ पाएंगे। मैं 64 कलाओं का नाम अब नहीं ले पा रही हूँ क्योंकि मेरे समय समाप्त हो गया है, वो आप ज़रूर बताइएगा, बिकॉज यू हैव द टाइम। एक बार बताना ज़रूर चाहिए, क्योंकि नई पीढ़ी को सच में उन 64 कलाओं की जानकारी सबकी तो नहीं है। हो सकता है कोई गुण आप में छुपा हो। जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति कहती है कि जब आपको पता चले कि आप जहाँ हैं वह स्थान आपके लिए उपयुक्त नहीं है, आप में कोई और कला है। जैसे बचपन में एक गाना आप सुनते होंगे ना, पापा कहते हैं बड़ा काम करेगा, कि पापा तो चाहते हैं आप डॉक्टर बने या इंजीनियर बने, और आप चाहते हैं कि आप कलाकार बने। और हो सकता है जब कलाकार बने तो आप डॉक्टर इंजीनियर से भी बेहतर काम करें, और इस विश्व में सबके लिए स्थान है, इस राष्ट्र में सबके लिए स्थान है। तो जो गुण आपका है वह गुण पहचाने। उस गुण को पहचानने में सबसे बड़ी भूमिका शिक्षक की होती है। ये मैं माता पिता की नहीं कहूँगी, यह शिक्षक की होती है, क्योंकि शिक्षक की भूमिका है कि वह आपके अंदर जो छिपी हुई प्रतिभा है, जो छिपा हुआ गुण है, उसको पहचाने और आपको बताए कि यह मार्ग है। इसीलिए हमारे यहाँ ये कहा जाता है, गुरु गोविंद दोनों खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपनो जिन गोविंद दियो दिखाए, जिन गोविंद दियो मिलाए। क्योंकि गुरु ही आपको आपकी प्रतिभा बता सकता है, आपका गुण बता सकता है, और आप इस ज्ञान को कैसे अच्छी प्रकार से समाहित कर सकते हैं यह बता सकता है। तो आप तीसरा एक पॉइंट छोटा सा बस बताऊंगी, हाउ टू डू इट। क्योंकि ज्ञान परंपरा पहले हम समझ लें, समझा लें, फिर इसको कैसे किया जाए। हम 1 क्रेडिट कोर्स, 2 क्रेडिट कोर्स, 3 क्रेडिट कोर्स अगर करेंगे तो वो सिर्फ शुरुआत होगी, उससे हम ज्ञान परंपरा को अपने विषयों में समाहित नहीं कर सकते। सही तब होगा जब हर विषय में उस विषय के मुख्य कंटेंट के साथ हमारी ज्ञान परंपरा में जो ज्ञान उपलब्ध है उसको शामिल किया जाए। हम अलग से ये बता दें कि वराहमिहिर का ये सिद्धांत था, आर्यभट्ट का ये सिद्धांत था, सुश्रुत का ये सिद्धांत था, चरक का ये सिद्धांत था, तो वह कभी बच्चा नहीं समझ पाएगा। लेकिन जो विषय हम पढ़ा रहे हैं उस विषय में उसके साथ उसको जोड़कर जब बताएंगे तब बच्चा दोनों को देख भी सकेगा, और फिर जो सही है, उचित है, वह
समझा और समझ भी पाएगा। मुझे याद आ रहा है डॉक्टर डीपी अग्रवाल जी यूपीएससी के चेयरमैन रहे हैं, साइंटिस्ट, आईआईटी के प्रोफेसर भी रहे हैं। वो कहा करते थे कि मैंने कितना कुछ पढ़ा, आईआईटी में भी बहुत कुछ पढ़ा, लेकिन जो मेरे स्कूल के एक टीचर ने कभी मुझे तराजू का उदाहरण देकर समझाई थी प्रमेय, वो मैं आज तक नहीं भूला। सो योर एग्जाम्पल्स शुड बी समवेयर फ्रॉम योर सराउंडिंग्स, आप ही के आसपास से होने चाहिए। तो यदि हम इस ज्ञान परंपरा को अपने विद्या क्षेत्र में, शिक्षा क्षेत्र में समाहित करना चाहते हैं, तो हर विषय में जो हमारी ज्ञान परंपरा है, हो सकता है उसके विषय में थोड़ा और विनय जी बताएंगे अवश्य, उसमें समाहित करके ही हम इस ज्ञान परंपरा को अक्षुण्ण भी कर सकते हैं और आने वाले वर्षों के लिए सहेज भी सकते हैं और युवा पीढ़ी को उसकी ओर आकर्षित भी कर सकते हैं। ये आकर्षण भी आवश्यक है क्योंकि युवा पीढ़ी उसे तभी समझ पाएगी। ये मेरा विश्वास है कि जैसे ही हम इस ज्ञान परंपरा को अपनी शिक्षा पद्धति में ले आएंगे, अपनी विद्या क्षेत्रों में ले आएंगे, कलाओं में ले आएंगे, तो अवश्य ही युवा उसको अच्छी प्रकार से समझ सकेगा। और इस आशा और विश्वास के साथ कि आपकी कौतूहल आने वाले वर्षों में शांत होंगे, आपकी जिज्ञासाओं के प्रश्न मिलेंगे और बेमतलब के प्रश्न नहीं, लेकिन जो सार्थक प्रश्न हैं वह सुनने के लिए हम सदैव तैयार रहेंगे। तभी हम भारतीय ज्ञान परंपरा को वस्तुतः एक प्रमाण के रूप में, एक ज्वलंत उदाहरण के रूप में और एक जीवन शैली के रूप में अपने जीवन में उतार सकेंगे। एक बार फिर आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद और नमस्कार। Thank you, madam, for your valuable talk. And we give the time for questions at the end of the sessions.